नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से। और आज डेट है 10 मार्च 2019 और दिन है संडे। और हर संडे की तरह इस संडे भी हम लोग करेंगे केडी कैंपस का मॉक टेस्ट। और इस बार हम लोग करने वाले हैं केडी कैंपस मॉक टेस्ट नंबर 187। दोस्तों, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो गर्मी की शुरुआत में ये पहला संडे है और पहले संडे को हम लोग अच्छे से पढ़ के बिताएंगे मस्ती के साथ। लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा माइलस्टोन था 500 सब्सक्राइबर का, वो हमने पार कर लिया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मुझे खुशी हुई। और काफ़ी दिन पहले हमने कर लिया था, आज हम लोग तो 800 क्रॉस हमने कर लिया है आज, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी हेल्प लाभ उठा पाएँ और मुझे और मोटिवेशन मिले काम करने की। दोस्तों, कुछ बातें मुझे इंपॉर्टेंट आपसे करनी थी। अब जैसे कि मैंने वादा किया था कि 500 सब्सक्राइबर जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो मैं आपको फुल PDF देना शुरू कर दूंगा। तो बस आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा फुल PDF का, वहाँ से आप फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपना वादा पूरा किया। अब दोस्तों, आपकी अलग अलग और कई सारी डिमांड्स हैं कि सर रीजनिंग का भी थोड़ा कर दीजिए, जीके भी थोड़ा कर दीजिए, इंग्लिश भी कर दीजिए, ये वो फलाना टिमका। कुछ लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए। तो अलग अलग तरह की फरमाइशें हैं लोगों की। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियली कहिए, जो मैं बहुत मतलब वेल ऑफ नहीं हूं। और जो सेटअप भी है मेरा, वो मेरा बहुत ख़राब है, बहुत वीक है। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप हंसोगे देख के। लेकिन मुझे वीडियो बनाने में खुशी मिलती है आपके लिए, इसलिए मैं बनाता हूं उसी में। तो दोस्तों, आपकी जो फरमाइशें हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे कुछ मतलब एसेट्स चाहिए। तो वो एसेट्स अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि खुद अपने दम पे वो एसेट्स इकट्ठा कर सकूं। दोस्तों, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ वॉलंटरी फ़ी का कंसेप्ट। आप लोगों में से जिसको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियो से फ़ायदा है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मुझे पे कर सकते हैं वॉलंटरी फ़ी। वॉलंटरी फ़ी कोई ऐसा नहीं 100-200 मैं नहीं मांग रहा हूँ, 10 से 20 रुपये जो कि हर कोई पे कर सकता है। वो मुझे आप दे सकते हैं अपने सपोर्ट के तौर पे। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 10-20 रुपये का वैल्यू क्या है ये आप सब लोग जानते हो। बट अगर आप में से 10-20 लोगों ने भी 10-20 रुपये दे दिए तो मेरे पास एक अमाउंट हो जाएगा। और मैं ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, छोटा सा बोर्ड देख रहे हो, मैं एक बड़ा बोर्ड खरीद के लाऊंगा। उसके बाद आगे जैसे जैसे आपका सपोर्ट रहेगा बना हुआ, तो मैं इस बोर्ड को चेंज भी करूँगा। जैसे हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का पार कर जाएंगे तो फिर बोर्ड चेंज हो जाएगा, कैमरा चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, वॉलंटरी फ़ी आप लोग पे करिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा ताकि मैं अपना सेटअप और अपना एफर्ट और बढ़ा सकूं और आपको और ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकूं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है। मैं केटी और पैरामाउंट के मॉक तो सॉल्व कर ही रहा हूं। उसके अलावा मैंने एक टफ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है और हर वीडियो में मैं कुछ अच्छे कंसेप्ट्स और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। आप चाहे ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो या नहीं, वो सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस आई बटन पे, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप वहाँ से देखना शुरू कीजिए। एक ही वीडियो अभी तक आई है, वो लाइव सेशन था, बहुत अच्छा आपको शायद नहीं लगेगा, लेकिन आगे जो वीडियो अपलोड होगी उस सीरीज में वो बहुत ही काम की होगी और बहुत ही अच्छी होगी। तो बस दोस्तों, इतना ही मुझे कहना था। और बस तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वॉलंटरी फ़ी करने की जो बात मैंने की, 10 से 20 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ से आप UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। 10 से 20 रुपये ही, और ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, इतने ही चाहिए, 10 से 20 रुपये ही। मैं बस आपका सपोर्ट देखना चाहता हूँ। मेरा कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है कि बहुत पैसे कमाऊँ, नहीं, पैसा कुछ होगा ही नहीं यार। 10-20 लोग से ज़्यादा देंगे नहीं, ये मुझे पता है, मैक्सिमम 10 से 20 लोग। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना चाहते हो, कितना सपोर्ट करते हो मुझे, ठीक है। तो खैर, लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, प्लस आप PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो डाउनलोड, वहाँ लिंक से। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं इस बार की, तो यार एक बार फिर से, जैसे मैं हर बार कहता हूं, केडी कैंपस एक बार फिर से बहुत मज़ा ला दिया, मतलब मज़ा आ गया क्वेश्चन देख के फिर से। इस बार हालांकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ तो नहीं था, ठीक ठाक था, मॉडरेट था। जैसा आपका प्री में आने वाला है, SSC CHSL CPO का एग्जाम होने वाला है, आगे CGL का होगा, उन सब के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो RRB NTPC का एग्जाम होने वाला है, CI का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं सिर्फ मैथ सेक्शन ही फिलहाल करता हूँ डिस्कस, और भी करूँगा जैसे अगर आप अपना सपोर्ट बढ़ाते जाओगे। तो चलिए मैथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अब दोस्तों 51 में क्या कहता है कि एक दुकानदार है, उसने एक आर्टिकल बेची 6720 रुपये में, और उसने डिस्काउंट दिया था उस पर 20% का। अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसको 40% का फायदा होता। तो बताइए कि उसको 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट उसको फायदा हुआ।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं कह सकता हूं यहां पे कि ठीक है 100, तो दोस्तों 100 रुपए की चीज अगर वो होगी, अगर वो 100 रुपए की चीज होगी तो उसमें उसने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि उसने 100 माइनस 20% यानी कि 80 में उसने बेचा होगा, सेलिंग प्राइस 80 रही होगी। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, तो 6720 के बराबर है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करें तो आप देखोगे कि ये 84 गुना हो गया है, ये 84 गुना है एक्चुअल वैल्यू। तो मतलब जो कॉस्ट, जो हमारा सेलिंग, जो एमआरपी, ये एमआरपी है, तो एमआरपी है ये भी 84 गुना होना चाहिए, यानी कि 8400। यानी कि पक्की बात है कि एमआरपी जो है वो 8400 रुपए रही होगी। अब दोस्तों कहता है कि अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 40% का फायदा होता। फिर एक बार देखिए, यहां बात थी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की। ठीक है, अब बात करते हैं क्रय मूल्य की और अंकित मूल्य की। ठीक है, कहता है कि अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको तो मतलब 40% का प्रॉफिट होता। अगर दोस्तों उसने डिस्काउंट अगर नहीं दिया होगा तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 140, क्योंकि 40% का डिस्काउंट का फायदा हो रहा है उसको, यानी कि ये पक्का 140 होना चाहिए। अब देखिए एक्चुअल में मार्क प्राइस है कितना, 8400, ये एक्चुअल में 8400 है, तो ये कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया, तो 60 गुना हो गया है, 60 गुना हो गया ना दोस्त, इसको भी 60 गुना कर दीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो विक्रय मूल्य है मेरा वो 6000 होगा। दोस्तों क्रय मूल्य आपके सामने है, विक्रय मूल्य आपके सामने है, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना आप लोगों को पता है, निकाल दीजिए। प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 720 रुपए का, घटाइए इसमें से इसको, 720 रुपए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही हो गया आपका प्रॉफिट, यानी कि 12%। दोस्तों आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मेथड लिया। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, उससे और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उससे और जल्दी हो सकता है, लेकिन शायद आपको फिलहाल समझने में दिक्कत होगी क्योंकि मैंने आपको रेशियो नहीं पढ़ा है अपने तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है, आप इसको भी सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो सवाल है उसमें कहता है कि एक कोई मजदूर है, वर्कर है, उसकी जो तनख्वाह है वो हर साल 20% बढ़ते जाती है। अगर उसकी सैलरी 2015 में 21,600 रुपए थी है, तो 2013 में उसकी सैलरी क्या रही होगी। तो दोस्तों हर साल 20% बढ़ता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि अगर उसका सैलरी 5 होगा तो 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 की बढ़ोतरी होने के बाद उसका सैलरी क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ये 1 साल की बात है। लेकिन 13 से 15 तक अगर आप देखो तो 2 साल की बात हो रही है यहाँ पे, 13 से 14 और 14 से 15, तो 2 साल की बढ़ोतरी होगी। यानी कि पहले साल 5 से 6 बढ़ गया होगा, रेशियो के टर्म्स में 5 से 6 बढ़ गया होगा, फिर अगले साल फिर से 5 से 6 बढ़ गया होगा। दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। ठीक है, यानी कि ये तनख्वाह उसकी पहले थी और ये तनख्वाह उसकी अब हो गई। तो अब उसकी तनख्वाह कह रहा है मुझे 216,100, यानी कि 21,600। तो अगर आप गौर से देखिए इसको, तो ये 600 गुना बढ़ गया है, तो इसको भी 600 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि आप इसकी जो तनख्वाह थी वो 2013 में 15,000 रही होगी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये 5 से 6 मैंने कैसे कर दिया, तो मैं आपको इसका डिटेल बेसिक मेथड बता देता हूँ। 2013 में मैं मान लेता हूँ कि इसकी तनख्वाह पी रही होगी, अब है कि 13 से 14 अगले साल उसका तनख्वाह 20% बढ़ जाता है, तो 20% मैं कह सकता हूं इसका 120% हो जाएगा, यानी कि 120/100। अब जो इसकी तनख्वाह हो गई, फिर अगले साल फिर ये 20% बढ़ जाएगा, तो फिर मैं लिख सकता हूं 120/100, और ये बढ़ के हो गया है इतना। यहां से भी आप पी की वैल्यू निकालेंगे उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे ज्यादा लिखना पड़ा, ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ा, यहाँ मेरा थोड़ा शॉर्ट में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ट्रिक भी जानना है और बेसिक मेथड भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका ट्रिक नहीं लगता है। ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए और कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों जो अगला सवाल है वो है अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 53, और इसमें कहता है x⁻³
प्लस वाई पे पावर 1/3 प्लस जेड पे पावर 1/3 अगर 0 के बराबर है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको पता होगा एक चीज, एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये बात आपको पता होगी। उसी के हिसाब से मैं इसको बनाऊंगा। अगर इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर ये दिनों का सम 0 है तो a क्यूब यानी कि x पे पावर 1/3 का क्यूब तो क्या हो जाएगा, x ही तो हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा। y पे पावर 1/3 का क्यूब तो y ही तो हो जाएगा, इसका क्यूब z ही तो हो जाएगा। यानी कि ये बराबर होना चाहिए 3abc के बराबर, यानी कि 3 इंटू एक्स पे पावर 1/3, a को तो मैंने यही माना था, y पे पावर 1/3 और z पे पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ऐसे ही बस आंसर मिलाने के लिए क्यूब कर देते हैं। कर दीजिए क्यूब, ये हो जाएगा इधर ऐसे क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और इन सब का भी क्यूब, सबका क्यूब हो जाएगा 27xyz। यही हो गया मेरा आंसर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर 27xyz। ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल नंबर सिस्टम का है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अब कहता है कि एक बच्चे को कहा गया कि 3 पे पावर 3482 लिखो और उसने गलती से ये लिख दिया 3 पे पावर 4 इंटू 8 पे पावर 2, तो कितना परसेंटेज एरर है उसके कैलकुलेशन में वो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। ठीक है, तो डरिए नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं। 3 पे पावर 4 मुझे पता है 81 होता है और 8 पे पावर 2 क्या होता है 64। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 हो गया, 6 8 हाथ में 3 और ये हो गया 51। करेक्ट है ना? ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो ये उसको लिखना था बट उसने लिख दिया ये, तो सारा एरर तो आ गया ना दोस्तों। वही एरर पूछ रहा है कितना परसेंटेज एरर है। तो जो वैल्यू उसे आई और जो वैल्यू एक्चुअली में आनी चाहिए थी 3482 अपॉन एक्चुअल वैल्यू, यही होता है परसेंटेज का फॉर्मूला इंटू 100। माइनस कीजिएगा यहाँ पे तो 2 0 7 और 1। अब देखिए यहां से आगे मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। गौर से देखिए दोस्तों, नीचे है 3482। 3482 का हाफ क्या होगा 1741। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 1741 होता तो मेरा 50% आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 1741 से थोड़ा सा कम है, मतलब कि जो मेरा आंसर है वो 50% से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो जरा देखिए ऑप्शन में 50% से थोड़ा सा कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, 50 से थोड़ा सा कम, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हर बार आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, कई बार ऐसा अगर मैं ऑप्शन ऐसा आता 46%, 47%, 48%, 49%, तो हम लोग फंस जाते हैं वहां पे, वहां हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपका ट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस में आप अपना दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के आप जल्दी कैलकुलेशन से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो है टाइम एंड डिस्टेंस से, और इसमें कहता है कि एक ट्रेन ए है, उसकी लेंथ 900 मीटर है और उसकी रफ्तार है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए कि उस ट्रेन बी में बैठे एक आदमी को पार करने में कितना वक्त लगेगा अगर उस ट्रेन की लेंथ है 800 मीटर और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे क्या है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड करने के लिए दे रखे हैं। ये दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए दो ट्रेन कुछ इस ढंग से हैं, ठीक है, एक में ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ट्रेन इस बंदे को कितने देर में पार करेगी, तो मुझे इस ट्रेन की लेंथ से तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, मुझे बस इस बंदे से मतलब है। अब बताइए इस बंदे की चौड़ाई क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इस बंदे को पार करने के लिए इस ट्रेन को अपने लंबाई जितनी ही दूरी कवर करनी पड़ेगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इस ट्रेन की लेंथ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, स्पीड की जरूरत है, लेंथ की जरूरत नहीं है। तो ये जो 800 मीटर दिया हुआ है उसको तो पहले ही दरकिनार कर दीजिए, ठीक है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, अपने लेंथ के बराबर, तो लेंथ कितना है 900 मीटर। स्पीड ये रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड रिलेटिव। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ट्रेन हैं, अब ट्रेन की तो बात ही नहीं करना है, आदमी
अब आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसकी स्पीड भी ट्रेन की स्पीड की ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी। तो एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 90, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 150। अब बात हो रही है मीटर की, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बस कैलकुलेशन कीजिए, आंसर लाइए। ये 6 हो गया, ये 72/5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 108 हो गया, 108/5। तो ये अगर मैं ऑलमोस्ट वैल्यू बताऊं तो 21.6 मेरा ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेसिक कंसेप्ट, टाइम एंड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इन्वॉल्व। तो बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री से, और इसको देखिए, इसको अगर हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे तो टाइम लगेगा, हालांकि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बेसिक मेथड से बनाना बेवकूफ़ी है। हम लोग नहीं बनाएंगे इसको बेसिक मेथड से, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे, ठीक है। कहता है अल्फा बीटा एंगल है और उनका सम है 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रखा है 90 डिग्री। तो आपके पास एक टर्म है, गंदी सी टर्म दे रखी है, क्या दे रखा है, साइन अल्फा सेक बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, इसका रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपने मन से कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अल्फा हम लोग 60 मान लेते हैं और बीटा को 30 मान लेते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही हमने क्यों माना और कोई क्यों नहीं मान लिया। अगर कुछ और मानते, 0 डिग्री या 90 कुछ मान लेते तो वैल्यू, तो जो ऑप्शन है ना दोस्तों, वो 2-3 ऑप्शन सेम आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा वैल्यू ले रहे हैं कि वैल्यू ऑप्शन सेम ना आए। वैल्यू पुट कीजिए, साइन अल्फा दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो साइन 60 होता है √3/2 कॉमन। सेक बीटा क्या हो जाएगा, सेक बीटा यानी कि सेक 30 होता है 2/√3, ठीक है, माइनस कॉस बीटा होता है यानी cos 30 √3/2, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आपको आएगा 1/2, आपको आ जाएगा 1/2। अब देखिए कि ऑप्शन में अल्फा बीटा रख के देखिए किसमें 1/2 आता है। ऑप्शन नंबर ए से शुरू कीजिए, साइन बीटा होता है साइन 30 यानी कि होता है 1/2, ठीक है। और कॉट अल्फा साइन बीटा होता है 1/2, और कॉट अल्फा कॉट 60 यानी कि 1/√3, ठीक है दोस्तों। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 1/2 आ रहा है, तो डी ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल वैल्यू पुटिंग की ही प्रैक्टिस करनी है। बेसिक मेथड से तो आज तक आप करते ही आए हो, अब आपको वैल्यू पुटिंग सीखनी है, ठीक है। कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है। अगर ऑप्शन में भी में न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो वैल्यू पुटिंग वहाँ लगाते हैं कि नहीं, अगर नहीं हो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कैसे लगाएंगे। तो ये सब आपको सीखना होगा, इसलिए वैल्यू पुटिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बेसिक मेथड को फिलहाल दरकिनार कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 में है कि अल्फा प्लस बीटा दो एंगल है और ये आपको π/4 यानी कि 45 डिग्री के बराबर दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि tan अल्फा प्लस 1 और tan बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसको अगर आप मतलब बेसिक मेथड से करेंगे मल्टीप्लाई करके टाइम लग जाएगा, परेशानी हो जाएगी। टाइम लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अल्फा को मान लीजिए 45, बीटा को मान लीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। tan 45 1 होता है 1 + 1, tan बीटा को मैंने 0 माना है, tan बीटा होता है 0 + 1, 2 × 1 आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फिर से हमने वैल्यू पुटिंग लगाई, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस सेट में कई कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग लगा के आंसर ला सकते हैं। अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इससे आपको सीखना है। आगे आपको सीजीएल मेंस वगैरह देना है, कैट देना है, तो उन सब एग्जाम्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि वैल्यू पुटिंग से बहुत जल्दी बन जाएंगे और बेसिक मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, शायद बन भी ना पाए, ठीक है। इसलिए वैल्यू पुटिंग को सीखिए और इसको कोशिश कीजिए सीखने की। मैं आपके साथ हूँ। आगे हम लोग कई सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे लाइव सेशन में भी, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बस चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें दिख रहा होगा बट है कुछ भी नहीं। अब एक विक्रेता है, एक डीलर है, व्यापारी कह सकते हैं उसको। वो क्या करता है कि दो वस्तुओं को बेचता है, ठीक है, 5-5 हज़ार में।
दो वस्तुएं हैं, उनको 5-5 हज़ार में दोनों को बेचता है। एक वस्तु पे उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता है, दूसरे पे उसको 25% का लॉस हो जाता है। तो बताइए कि टोटल नेट उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो दोस्तों इसको एलिगेशन से हम लोग बना सकते हैं, बट क्योंकि मैंने एलिगेशन आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं जो बेसिक कंसेप्ट है उसी के ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले पे उसको गेन हुआ 30% का। कहने का मतलब 30% मतलब क्या होता है, 3/10। मतलब कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 हुआ होगा तो उस पर उसको 3 रुपए का फायदा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा तो वो 13 रुपए में पक्का वो बेचा होगा, इसका यही मतलब होता है। दूसरा जो है उस पर उसको 25% का घाटा लग जाता है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो उसको घाटा 1 रुपया लग गया, यानी कि 4 अगर उसका कीमत होगा तो उसको 3 रुपए में उसने बेचा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों का सीपी हो गया, ये दोनों का एसपी हो गया। अब क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, दोनों का एसपी है 5,000 रुपए। यहाँ भी ना एक इंफॉर्मेशन फालतू है, 5,000 से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज से काम करना है। 5,000 का कोई रोल यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए एसपी कह रहा है सेम है, यहाँ पे सेम है क्या, नहीं, तो बनाते हैं सेम बनाते हैं, रेशियो भी सेम बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करता हूं, इसमें कर देता हूं 13 से मल्टीप्लाई, इसमें कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 52, सॉरी ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 39। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। बस दोनों को ऐड कीजिए, ये कितना हो गया 82, ये कितना हो गया 78। मतलब कि टोटल उसको खर्च, उसका कॉस्ट प्राइस उसको हुआ 82 और उसने बेचा, सेलिंग प्राइस उसके लिए हुआ 78, यानी कि 4 रुपया का घाटा हो गया। 4 रुपए का घाटा हो गया। बताना हमें परसेंटेज बताइए, डिफरेंस कितना का है, 4 का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस कितना है 78, कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी 82 इंटू 100, यानी कि 200/41। 4 होल नंबर, नीचे 41, ऊपर 36%। यही हो गया आपका जो लॉस। यहाँ कितना हुआ, इतना परसेंट लॉस। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला सवाल है वो टाइम एंड डिस्टेंस है और बिल्कुल आसान सा है। आसान थोड़ा सा आपको लग सकता है मुश्किल, बट है बिल्कुल आसान। कहता है कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन चलती है P से Q, एक ट्रेन चलती है Q से P। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलती है। तो ये चलना शुरू, P जो है P चलना शुरू करती है 6 बजे। ट्रेन A जो है वो P स्टेशन से 6 बजे चलना शुरू करती है, और ट्रेन B जो है वो Q स्टेशन से 4:45 में चलना शुरू करती है। दोनों की रफ्तार आपको दे रखी है, इसकी है रफ्तार 60, इसकी रफ्तार है आपकी 100। ठीक है, तो सवाल में पूछ रहा है कि कितनी देर बाद, कितने बजे ये लोग मिलेंगे। आसान सा सवाल है दोस्तों। अब देखिए ये 4:45 में ही चलना इसने शुरू कर दिया, ये चलना शुरू किया 6 बजे। तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ ना कि ये B जो है वो 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा ट्रेवल किया होगा, ऐसे बिल्कुल कह सकता हूँ ऐसा। तो 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग 1 होल नंबर 15/60, यानी कि 1 होल नंबर 1/4, यानी कि 5/4 घंटा लिख सकते हैं। 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग 5/4 घंटा लिख सकते हैं। अब ये तो इतना टाइम एक्स्ट्रा चला, तो इतने देर में वो कितना दूर चला होगा। तो स्पीड, ये हुआ टाइम इंटू स्पीड, यानी कि 125, यानी कि वो 125 किलोमीटर B ने चल दिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ कहीं पहुंच गया, 6 बजे वो यहाँ तक पहुंच गया होगा। ये हुआ आपका 125 किलोमीटर। अब कितना दूरी बच गया, तो पहले उन दोनों के बीच की दूरी थी 765, अब उसमें 125 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 640, यानी कि अब जो है मात्र 640 किलोमीटर की दूरी बची। 6 बज गया है और अब दोनों एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब टाइम कितना लगेगा भाई, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 100 प्लस 100 कितना, 60 प्लस 100 यानी कि 160, यानी कि 4 घंटे, यानी 6 बजे के बाद 4 घंटे और लगेगा, यानी कि रात के 10 बजे वो दोनों मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और आगे मिलेंगे और इससे टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैंने वॉलंटरी फी का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस उसके नीचे कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यूपीआई का ही फिलहाल मैंने दिया है, अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, तो आपका सपोर्ट बस देखना है और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। 4 पे पावर x, 4 पे पावर x है वो 20 पे पावर माइनस y के बराबर, और ये है 5 पे पावर z के बराबर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि xy प्लस yz प्लस zx अपॉन xyz की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y, आराम से लिख सकता हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो xy से xy कैंसिल हो गया, बच गया 1/z, yz से yz कैंसिल हो गया, बच गया 1/x, zx से zx कैंसिल हो गया, बच गया 1/y, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए मुझे इसी की वैल्यू लानी है इसके मदद से। दोस्तों अगर मैं इस तीनों को p के बराबर मान लिया p के बराबर, तो 4 पे पावर x है अगर p के बराबर, तो मैं 4 को किसके बराबर कह सकता हूँ, p पे पावर 1/x कह सकता हूँ, बिल्कुल। 5 को मैं किसके बराबर कह सकता हूँ, p पे पावर 1/z के कह सकता हूँ बराबर, और 20 को मैं किसके बराबर कह सकता हूँ, p पे पावर माइनस 1/y के बराबर कह सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है ना कि 5 × 4 क्या होता है, 20 होता है। 5 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ p पे पावर 1/z, 4 की जगह पे लिख सकता हूँ मैं p पे पावर 1/x, 20 की जगह में लिख सकता हूँ p पे पावर माइनस 1/y, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ p पे पावर 1/z प्लस 1/x। बेस सेम है, पावर इक्वेट कर सकता हूँ, तो 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर 0। मैं माइनस 1/y होगा उधर, उसको मैं इधर ले आया तो 0, तो मेरा आंसर हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को इसी ढंग से करने का तरीका है, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने शायद पहले भी कर रखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको p के बराबर या किसी भी वेरिएबल के बराबर मान लीजिए, और उसके हिसाब से तीनों को फिर इक्वेट कर दीजिए, एक रिलेशन इन तीनों के बीच बिठा लीजिए इस वेरिएबल की मदद से, और बस सॉल्व कर दीजिए, यही तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे भाई, बड़ा मजेदार सवाल है, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको नहीं बताऊं। मेरा जो दिल है कि दिली तमन्ना कि मैं आपको नहीं बताऊं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करके मुझे बताओ, ठीक है। बट ये कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ लोग तो सॉल्व कर लेंगे, शायद मे भी एक आध कोई कर ले, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा फर्ज बनता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तो ये इस सेट का सबसे अच्छा सवाल है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से स्किप मत कीजिएगा। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, ये एक काम करता हूं दोस्तों, इसको मैं ना लास्ट में ही करता हूं, लास्ट में स्पेशल थोड़ा मजा आएगा। अंत भला तो सब भला होता है ना, लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे ये, तो 61 नंबर हम लोग लास्ट में करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। दोस्तों 62 जो है, 62 में कहता है कि n/n+1 ये है cot A, और 1/2n+1 ये है cot B। आपसे पूछ रहा है कि tan A + B का वैल्यू क्या होगा। आपको tan A + B की वैल्यू क्या होगी ये पूछी जा रही है। दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan A + B बराबर होता है tan A, ट्रिगोनोमेट्री में आपने शायद देखा होगा, प्लस tan B अपॉन 1 - tan A tan B। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी पे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों अब यहाँ पे अब cot A बराबर n/n+1, तो tan A क्या हो जाएगा, n+1/n। अब उसको आप जाके वहां पे रखो, बेसिक मेथड से करो तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन भी काफी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। n के जगह n को मैं कुछ मान सकता, n क्या है, एक नंबर ही तो होगा, मैं कुछ भी मान सकता हूँ इनके जगह पे। n एक वेरिएबल है, कुछ भी मान सकता हूँ, 1 मान लेता हूँ मैं। तो ये cot A क्या हो जाएगा, 1/2, cot A हो गया 1/2। उसी तरह cot B क्या हो जाएगा, 1/3। यहां से मैं कह सकता हूं कि tan A क्या हो जाएगा, 2, tan B क्या हो जाएगा, 3।
कह सकता हूं कि नहीं? आराम से बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 10a 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3 यानी कि -1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? देखो 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 देखो, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। आप n की जगह पे कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आंसर सेम आएगा। वैल्यू पुट नहीं करना है, इसी को जाके रखना है वहां पे, तो रख दीजिए, वही आएगा आंसर सेम। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा मतलब शेयरिंग का है, पार्टनरशिप का तो इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा सा शेयरिंग का है। कहता है कि 1,98,737 रुपए 198 और क्या है 737, इतने पैसे हैं और 2 बच्चों में बांटे जाने हैं। नाम है हर्ष और दीपक। तो हर्ष और दीपक बहुत लकी है यार, इतने पैसे उन दोनों में बांटे जा रहे हैं, बहुत लकी है। बड़ा दुख होता है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ ना, दिल के अरमान जाग जाते हैं, अफसोस होता है, काश में भी कोई देता। खैर, तो ये हर्ष का है, ये दीपक का शेयर है 13:16। अब कहता है ना दोस्त कि डिफरेंस बताइए दीपक के शेयर के दुगने और हर्ष के शेयर के तिगुने के बीच। हर्ष का शेयर कितना है 13 का तिगुना क्या हो जाएगा 39। दीपक का शेयर कितना है 16 का दुगना, तो 16 का दुगना कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 32। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7। तो मुझे 7 की ही वैल्यू निकालनी है दोस्तों। 16 + 13 29 की वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यही तो टोटल शेयर है मेरे भाई, तो 29 की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। मुझे निकालना है 7 की वैल्यू, तो दिस अपॉन 29 कीजिए इंटू 7 कर दीजिए। ठीक है, तो दिस अपॉन 29 इंटू 7, सिंपल। मेरा तो कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको आ जाएगा 4797 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, वो है टाइम एंड वर्क से, सॉरी पाइप्स एंड सिस्टम से। और पाइप्स एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क सेम ही है दोस्त, अलग मत समझो। अब कहता है PQR 3 पाइप है, PQR 3 पाइप है। ठीक है, तो अब P जो है और ये 10, 20 और 15 इतने घंटे में किसी टैंक को भरते हैं। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूं 60, तो ये 60 क्या हो गया 60 मैंने मान लिया टोटल वर्क को। ठीक है, तो P जो है वो 60 यूनिट काम करता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा 60/10 यानी कि 6। एफिशिएंसी इसकी 6 होगी, क्षमता 6 होगी। Q अगर 60 काम 20 घंटे में करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 60/20 यानी कि 3। R की एफिशिएंसी उसी तरह से 4। सिंपल सी बात है। अब क्या कहता है दोस्तों कि टैप Q जो है, जो नल जो Q है वो 8 बजे ओपन किया जाता है, R जो है वो 9:30 बजे ओपन किया जाता है, और उसके आधे घंटे के बाद P को भी ओपन कर दिया जाता है। तो कितने बजे टैंक फुल हो जाएगा मेरे भाई? 8:30 ही है ना, 8 बजे नहीं, 8 बजे जो है वो Q को खोला गया, 9:30 बजे खोला गया R को, और इसके 30 मिनट बाद यानी कि 10 बजे खोला गया किसको? P को। बिल्कुल आसान सी बात। ठीक, तो मेरे भाई जरा देखिए, तो जब P खुला होगा तो Q ने 2 घंटा काम कर लिया होगा, तो Q ने 2 घंटा काम कर लिया होगा। Q 1 घंटे में कितना काम करता है 3 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट 3 यूनिट, तो 2 घंटे में कितना करेगा 6 यूनिट, यानी कि Q ने तब तक 6 यूनिट काम कर लिया होगा। अच्छा, R की बात करें तो जब P खुलेगा तब तक R आधा घंटा चल चुका होगा, तो 1 घंटे में R काम करता है 4, तो आधे घंटे में कितना काम करेगा 2। तो P के खुलने तक Q ने इतना काम और R ने इतना काम, यानी कि टोटल 8 यूनिट काम हो चुका होगा। बचा कितना मेरे दोस्त? बच गया 52। 60 में से 8 गया तो 52 यूनिट तो बचा। अब वो 52 यूनिट ये तीनों मिल के करेंगे, क्योंकि 10 बजे ये तीनों काम करना शुरू कर देंगे एक साथ। ठीक है, तो 1 घंटे में P भरता है 6, Q 3, R 4, तीनों को जोड़ दीजिए तो 13, तो 1 घंटे में 13 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलके। तो 52 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? तो 52/13 यानी कि 4 घंटे, यानी कि 10 बजे के बाद 4 घंटे का और समय लग जाएगा टंकी को फुल होने में, यानी कि 2 बजे, 10 से 4 घंटे बढ़ा दीजिए 2 बजे, यानी कि ठीक 2 बजे टंकी फुल हो जाएगी।
थोड़ा सा समझना था यहाँ पे, जो टाइम का डिफरेंस है उसको कैसे एनालाइज करना है। आसान ही क्वेश्चन था, और बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे मेथड्स आपको बताता रहूँगा, क्वेश्चन लाता रहूँगा आपके सामने, और खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जो है वो एलिगेशन का है, और एलिगेशन से ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं फिलहाल एलिगेशन से ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ वही मेथड डिस्कस करता हूँ जिससे जल्दी से जल्दी कोई क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 अब कहता है कि दो तरह के चावल हैं, एक है 36 रुपये किलो, एक है 43 रुपये किलो। अब कहता है कि उसको उन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर हो उसको 52 रुपये पे बेचने पे 30% का फायदा हो। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 में अगर उसमें 10 कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस 10 + 3 यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 है 52 के बराबर, यानी कि ये 4 गुना हो गया, इसको भी 4 गुना कर दीजिए, यानी कि ये 40, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 होनी चाहिए। यानी कि दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो जो मिक्सचर है उसका रेट क्या होना चाहिए, 40। ये तो अपने फायदे के लिए 52 पे बेचा, तब 30% का फायदा उसको चाहिए था, तब वो 52 पे बेचा। लेकिन जब मिलाएंगे तो मिक्सचर का क्या रेट हो जाएगा, 40। तो अब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, 36, 43, और यहाँ पे आ गया 40, यहाँ 3, यहाँ 4, यही 3:4 ही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ एलिगेशन आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, थोड़ा ही पढ़ रखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था। ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि ए और बी ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट किया 5:7 के रेशियो में। ए और बी ने इन्वेस्ट किया है 5:7 में, ठीक है। अब कहता है कि 4 महीने बाद ए ने अपने कैपिटल का 1/5 निकाल लिया, और 6 महीने के बाद बी ने अपने कैपिटल का 1/7 निकाल लिया, ठीक है। साल के अंत में अगर प्रॉफिट 1434 रुपए है तो बी का प्रॉफिट क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग बराबर होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब बी की प्रॉफिट अगर पूछी जा रही है तो बी का इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या है देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं बी ने 7 यूनिट किया है इन्वेस्ट, ए ने 5 यूनिट किया है। तो कहता है कि बी के बारे में कहा गया है कि 6 महीने के बाद उसने अपने कैपिटल का 1/7 निकाल लिया। भाई 6 महीने तक तो उसने अपना सारा कैपिटल लगाया रखा ना, 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी के 6 महीने के लिए उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 1/7 डिक्रीज कर जाएगा। तो 7 को 1/7 अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, 7 - 1/7 ऑफ 7, तो बच जाएगा, तो आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि बाकी के 6 महीने के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट उसने निकाल लिया था 1/7। अब चलिए नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट, अब बी का इन्वेस्टमेंट तो यही रह जाएगा, ठीक है। ए का इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट उसने किया, और ये 5 यूनिट उसने 4 महीने तक कंटिन्यू किया। 4 महीने बाद उसने क्या किया, तो 1/5 निकाल लिया। तो 5 से 1/5 निकालेगा तो बचेगा क्या, 4 उसने आगे 8 महीने के लिए किया। दोस्तों आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, बट ऊपर नीचे कई चीजें कॉमन होकर कैंसिल हो जाएंगी, और फाइनली जो है आपको वो आएगा, कर देता हूँ कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 42 + 36, 78, तो यहाँ ये भी 78 हो गया। 20 + 32, 52। 20 + 32 कितना होता है दोस्त, 52 होता है, ठीक है। बस ऐड कर दीजिए 78 अपॉन 8 2 10 7 5 12 13, ठीक है। बस इसको आप मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना था, तो 1434 था। तो 1434 में इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 का शेयरिंग आ जाएगा। आप कैलकुलेट थोड़ा सा करोगे तो आपको बी का शेयरिंग आ जाएगा 860.4। ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था ये, आप लोगों को पता भी होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है ज्योमेट्री का, और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपके पास ये एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये एक फिगर है आपके पास, ये आपका स्क्वायर है, और ये मुझे बराबर दे रखा है इसके, और इसकी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का हर एक साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप एरिया निकाल लो ABE का, यानी कि कहने का मतलब कि इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कितना कैसे बहुत आसानी से हम लोग करेंगे।
दोस्तों इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये 2 है, ये है 4, ठीक है, ठीक है, देखिए ये 4 है, ये 2 है। और दोस्तों अगर ये एंगल में पूछूं ये एंगल कितना होगा, ठीक है, तो पहले उसके पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये साइड इसके बराबर है, बराबर है, ये साइड कॉमन है, कॉमन है, ये साइड इसके बराबर है क्योंकि स्क्वायर है तो है, यानी कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस 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 प्रॉपर्टी से ये सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट अगर होते हैं तो आपको पता है कि सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ठीक है। अब दोस्तों ये कोण था 90, तो बच टोटल कितना होता है 360, 360 में से 90 गया तो 270, मतलब कि इन दोनों को मिला के 270 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों मिला के 270 होना चाहिए तो हर एक कितने का बराबर होगा, 270/2 यानी कि 135, 135 बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 135 डिग्री। दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो और इसका साइड ए और बी होता है और बीच का एंगल अगर थीटा है तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 साइड दे रखे हो, बीच का एंगल दे रखा हो तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है एरिया। इसी को मैं पुट करता हूं यहाँ पे, हाफ ए क्या है 2, बी क्या हो जाएगा 4, और दोस्तों गौर कीजिएगा कि थीटा जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, थीटा ए और बी के बीच में होना चाहिए, इंटू साइन थीटा, साइन 135, ठीक है, ये कट गया 4 साइन 135, साइन 135 बराबर होता है साइन 45 के, इसको कॉस 45 के, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो आंसर क्या आ गया 2√2। दोस्तों मतलब बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपको थोड़ा भी कुछ आइडिया है तो, ठीक है, बिना पेन उठाए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो भी ज्योमेट्री सही है, हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और इसका डायगोनल जो है वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर का, दे दिया भाई डायगोनल। अब कहता है कि विकर्ण जो है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपका ये है, इस तरह से 2 ट्रायंगल है, कहता है कि इसका सेंट्रॉइड है ए, सॉरी इसका है बी और इसका सेंट्रॉइड है ए। सेंट्रॉइड क्या होता है केंद्रक, जिस पॉइंट पे किसी ट्रायंगल के तीनों माध्यिका, तीनों मीडियंस मिलते हैं उसी पॉइंट को कहते हैं मीडियन। और आपको ये भी पता, उसी पॉइंट कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। और आपको ये भी पता होगा कोई भी केंद्रक होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो दोस्तों इस ट्रायंगल में देखिए आपको पता है कि ये साइड इसके बराबर होता है क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये आपका मीडियन ही तो हो गया, ठीक है। तो मीडियन अगर हो गया और ये है आपका सेंट्रॉइड, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक उसी तरह ये भी सेंट्रॉइड है और ये मीडियन, तो अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि ये इसकी लेंथ इसके बराबर है, इस मीडियन की लेंथ इसके बराबर दे रखी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है दोनों बराबर। तो दोस्तों 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 की वैल्यू दी हुई है मुझे 42 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 7 के बराबर। मुझे चाहिए क्या, मुझे ए बी चाहिए। ए बी की लेंथ है आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, ए से लेके बी, ए से बी की दूरी क्या है 2, 1 की वैल्यू 7, 2 की वैल्यू कितनी 14, बस मेरा आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर ही ए बी की वैल्यू होगी। यहाँ हमने प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल किया, हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बस। और दूसरा पहला ये, दूसरा ये कि सेंट्रॉइड क्या होता है ये लगाया हमने, प्लस सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, हमने ये मान लिया, ठीक है। बस इतना ही कर सकता, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक बोट है वो 120 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में भाई, तो 12 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाती है 77 किलोमीटर 11 घंटे में, ठीक है, ठीक। अब स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड क्या है ये पूछ रहा है दोस्तों, डिस्टेंस ये, टाइम ये, तो स्पीड क्या हो जाएगा 120/12 यानी कि 10, यानी कि डाउन स्ट्रीम में ये है स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम में अगर मैं निकालना चाहूँ तो 77/11 यानी कि 7,
यानी कि अपस्ट्रीम में स्पीड ये है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम ये हो गई, स्पीड अपस्ट्रीम ये हो गया। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ बोट होती है ना मेरे दोस्त, वो होती है स्पीड अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन 2, और स्ट्रीम की जो स्पीड होती है दोस्त वो होती है स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2। ये याद रखिएगा, ठीक है। वो अगर बोट की स्पीड पूछता है तो क्या हो जाता है 10 7 17 17 बाय 2 यानी कि 8.5। पूछ रहा है क्या स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 10 - 7 यानी कि 1.5। यही हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ये आपको पता भी होगा, ठीक है, आसान सा है, आप कर सकते हैं इसको, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है एलसीएम का सवाल, और इसमें कहता है कि 74 में 2 नंबर का एलसीएम है 715, और उन 2 नंबरों का रेशियो दे रखा है 5:13। उन दोनों का रेशियो दे रखा है 5:13। तो दोस्तों बताइए कि वो नंबर्स क्या हैं। तो छोटा वाला नंबर क्या है ये बताइए। दोस्तों आपको पता है कि रेशियो को मैं लिख सकता हूँ 5x 13x, ठीक है। अब इन दोनों में, इस दोनों संख्या में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x। नहीं कॉमन क्या दिख रहा है 5 और 13, तो 5 और 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 65। यही हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का तरीका ही है, 2 नंबर को लीजिए, जो चीज दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखिए, और जो बच गया तो बाकी को ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम आपको दे रखा है इसके बराबर 715 के बराबर। एक्स किसके बराबर हो गया 11 के बराबर। एक्स अगर 11 के बराबर हो गया, छोटा वाला नंबर क्या होगा 5x होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 5x के बराबर हो जाएगा 55 के बराबर। बस मेरा करेक्ट आंसर 55 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कहता है कि 2 साल के लिए अगर SI/CI का डिफरेंस 36 रुपए है, रेट 5% है, तो सम क्या होगा। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, हालांकि बेसिक कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है कि S बराबर D × 100/r²। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। 2 साल का डिफरेंस, ये D क्या है, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो। D के जगह पे क्या हो जाएगा 36, 100/r, 100/r, r क्या है 5, तो यहाँ पे 20², ठीक है। क्या आ जाएगा 36 × 400 यानी कि 144, 14,400 रुपए। यही हो गया हमारा सम, ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो बस आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, जो कि इस पूरे सेट का सबसे बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और मैंने कहा था कि मैं सबसे लास्ट में करूंगा, और बिल्कुल मैं कर रहा हूं आपके सामने। एक आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, और उसके अंदर 2 सर्कल्स कुछ इस ढंग से, हालांकि बहुत परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा मैं, फिगर की गारंटी में नहीं लेता, बट चलिए मान लेता हूँ कि ये 2 हमारे सर्कल्स हैं एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। एक तो आप कंफर्म ये बात कह सकते हैं कि जो सेंटर होगा वो सबसे मिलता हुआ होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए फिगर सिमेट्रिक होगा। एक बात आपको और पता होगी दोस्तों, जो कि सबसे जरूरी है इस क्वेश्चन में, कि अगर हम लोग सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात पता होगा आपको, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सवाल को थोड़ा ध्यान से। कहता है कि छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का एरिया अगर 1386 है, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, बड़े वाले का दे दे एरिया छोटे का पूछे, या छोटे का दे दे बड़े का पूछे, सीधा आप × 9 या अपॉन 9 कर दीजिएगा। अगर छोटे वाले का पूछ रहा है तो अपॉन 9 कर दीजिए, बड़े वाले का पूछ रहा है तो × 9 कर दीजिए। क्यों कर दीजिए वो बताता हूँ मैं आपको। तो डायरेक्ट आंसर आप सीधे कर दीजिए 1386 अपॉन 9 यानी कि 154 आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब ये कहाँ से आया वो देखिए। दोस्तों इसकी रेडियस में स्मॉल r मानता हूँ, इसकी रेडियस मानता हूँ मैं कैपिटल R। मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्लस ये एंगल आपको पता है कितना है 30 डिग्री, पता है 30 डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं है। या 30 डिग्री हम लोग लें या नहीं लें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्लियर।
अब यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। दोस्तों इस दूरी को मैं फिलहाल अगर x मान लूं, इस दूरी को फिलहाल मैं मान लेता हूं, x नहीं मानता हूं, देखता हूं, फिलहाल कुछ भी मान लो, x ही मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो साइन 30, अगर मैं साइन 30 डिग्री लगाऊं इस एंगल पे, तो क्या हो जाएगा p/h यानी कि r/x। साइन 30 होता है 1/2 यानी कि r बराबर x/2, ठीक है। तो r बराबर x/2 यानी कि x बराबर 2r, x बराबर 2r। तो ये मैं कह सकता हूं इसकी लेंथ जो है वो 2r होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पक्की बात है। ओके, अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इसमें फिर से आप साइन 30 लगाइए, फिर से साइन 30। तो साइन 30 1/2 के बराबर, साइन 30 क्या होना चाहिए p/h r/r। ये तो अब h, इसके लिए h ये हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए h क्या हो जाएगा, ये h। अब h किससे मिलकर बना है, यहां से यहां तक 2r है, यहां से यहां तक स्मॉल r है, यहां से यहां तक कैपिटल R है। 2r प्लस r लिख सकता हूं कि नहीं? हाइपोटेन्यूस पे लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो 3r प्लस r बराबर 2r, r की वैल्यू क्या आ गई 3r, यानी कैपिटल R जो होगा दोस्तों वो स्मॉल r से 3 गुना होगा, ठीक है। जब रेडियस 3 गुना है तो एरिया कितना गुना हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अगर रेडियस का स्क्वायर मुझे पता चल गया 1/3 या 3/1 है, तो अगर एरिया निकालना चाहूं तो दोनों का स्क्वायर पहले कर देता हूं, इसका भी स्क्वायर, ऊपर पाए लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एरिया 1 हो गया, ये अपॉन एरिया 2 हो गया, तो 9/1। यानी कि पहले वाले का एरिया अगर 9 है तो दूसरे वाले का एरिया 1 होगा। यानी कि पहले वाले का एरिया अगर 1386 है तो दूसरे वाले का एरिया 1386/9 यानी कि 154 होगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए पीछे करके, और अगर समझ में आ गया है तो बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, बहुत मजा आने वाला है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे सेट में। DI क्वेश्चन में फिर से छोड़ रहा हूँ, तो कर लेना आप लोग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और खुश रहिए, आबाद रहिए, मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ। और जिस चीज़ के बारे में मैंने दोस्तों शुरू में बात की थी उसके बारे में ही जरा सोचिएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्यों है ज़रूरत है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए आपको भी कुछ करने की तो एक फ़र्ज़ बनता है, उसके लिहाज से मैंने कहा है। अगर आपको मन करे तो आप कर सकते हैं, नहीं मन करे तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, गुड बाय।